नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आजकल अखिलेश यादव की खूब चर्चा है। अखिलेश यादव जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं और जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर फैसले ले रहे हैं, उसकी खूब चर्चा है। एक और फैसला अखिलेश यादव की सियासी समझ, उनकी रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है और तमाम राजनीतिक पंडित उस फैसले को लेकर के अलग अलग तरीकों से उसकी विवेचना करके और एक ही नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि क्या ये अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक है। क्या अखिलेश यादव 2027 के लिए अपनी पूरी सियासी रणनीति को अमली जामा धीरे धीरे करके एक एक करके अच्छी तरीके से पहना रहे हैं। अखिलेश यादव की राजनीतिक सूझबूझ की हर ओर तारीफ हो रही है। जी हाँ, बात मैं कर रहा हूं अभी हाल ही में जो उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने माता प्रसाद पांडे को जो विपक्ष का नेता विधानसभा में बनाया, इसकी बड़ी चर्चा है। अखिलेश यादव दरअसल जो पीडीए की बात करते हैं, उस पीडीए में ए जो है वो अगड़ा भी और अल्पसंख्यक भी, पहले भी कह चुके हैं वो चुनाव के दौरान। और उसमें यही सियासत देखी जा रही है कि क्या माता प्रसाद पांडे को लाकर अखिलेश ने ब्राह्मण कार्ड जो चला है, ये क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। जी हाँ, इसी की विवेचना करेंगे और देखेंगे आंकड़ों के आधार पर और किस तरीके से जो रणनीति बनाई है उसके आधार पर क्या वाकई में बीजेपी की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ेंगी। एक एनालिसिस है और लोग ये कहते भी हैं कि योगी सरकार से या बीजेपी की सरकार से ब्राह्मण नाराज हैं। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सबको दरकिनार करते हुए ये दांव चला है, ये ब्राह्मण कार्ड चला है, ये वाकई में बीजेपी को कैसे परेशान कर सकता है, इसको देखने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में माता प्रसाद पांडे की चर्चा भी नहीं थी कि विधानसभा में वे नेता प्रतिपक्ष बनाए जाएंगे, बिल्कुल चर्चा नहीं थी। बल्कि चर्चा ये थी कि जिस तरीके से पीडीए पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, इसका मतलब या तो कोई ओबीसी होगा या दलित होगा जिसको नेता प्रतिपक्ष कहें कर बनाएंगे। क्योंकि वो सियासत आजकल ओबीसी की खूब कर रहे हैं, दलितों की सियासत खूब कर रहे हैं, पार्लियामेंट में खूब लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, जाति पर घेर रहे हैं, जाति जनगणना पर घेर घेर रहे हैं। तो लगातार वो वायरल हैं। तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव किसी ओबीसी को या किसी दलित नेता को इस बार नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। और तमाम नाम भी चल रहे थे। माता प्रसाद पांडे जी का नाम तो कहीं किसी रेस में था ही नहीं, बल्कि तमाम और जैसे कि इंद्रजीत सिंह, सरोज, शिवपाल यादव, ऐसे तमाम नाम चल रहे थे। शिवपाल यादव उनके घर के, उनके चाचा हैं, राजनीतिक अनुभव भी बहुत है, लेकिन उनको नहीं बना, अलग दांव चला। और ये दांव लग रहा है कि सही पड़ा है। क्योंकि उनकी जो नजर है वो सवर्ण वोटरों पर है। और जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि ब्राह्मण इस सरकार में उपेक्षित है। और आप देखिए कि उनके जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो भी अलग ट्रैक पे चलते रहते हैं, मुख्यमंत्री से अलग। और वो कई बार अपने आप को ये शो करने की कोशिश करते हैं कि वो बीजेपी में ब्राह्मण चेहरे। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि
बीजेपी से ब्राह्मण नाराज है। हालांकि बीजेपी ने अच्छी खासी तादाद में ब्राह्मण मंत्री बना रखे हैं, बावजूद इसके वो नाराजगी की खबरें कभी कभी आती हैं। अब माता प्रसाद पांडे निश्चित तौर पर वो डिजर्व करते हैं। वो सिद्धार्थ नगर सीट से 7 बार विधायक रहे हैं, बड़े नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के पीछे उनका अनुभव, बल्कि उनके अ, परिवार से लगाव, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के जमाने से जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे का लगाव रहा है, वो उनको बहुत फैमिली मेंबर मानते हैं। अखिलेश यादव विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। वो तमाम चीजें हैं उनके उस उनके एक तरीके से ये पद पर आने के पीछे बहुत बहुत ज्यादा उनकी योग्यता है, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन लड़ाई दरअसल ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जो है, और ब्राह्मणों को जिस तरीके से योगी सरकार में कहा जाता है दरकिनार कर दिया गया है, उसकी लड़ाई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की है, और ये माना जा रहा है समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में ब्राह्मण और ठाकुर की जो लड़ाई है उसको और हवा देने की कोशिश की है। और ये जो उनका पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अगड़ा, वो कई बार कह चुके हैं ए से भाई अगड़ा भी है। तो वो सियासत कई मायने में वो इसके अगुवाई करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं तो 10% के आसपास ब्राह्मण वोट हैं, और बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। अभी तक तो पूर्वांचल में असर इनका करीब 100 सीटों पर माना जाता है, 100 से 110 सीटों पर। और लोकसभा में इस बार जब चुनाव हुए तो सवर्ण वोटरों में सेंध इन्होंने लगाई। और बड़ा एक कहते हैं कि चंदौली में ब्राह्मण और राजपूत दोनों के वोट इन्हें मिले। और सपा के वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे को चुनाव में हरा दिया। इसी तरीके से बलिया की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात है, तो सनातन पांडे, बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार सनातन पांडे ने बीजेपी के राजपूत चेहरे चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को उनको हरा दिया। अब आप सोचिए कि किस तरीके से सपा ने पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव जो हुआ था, इसमें सवर्ण वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश की थी। और इस बार जो माता प्रसाद पांडे को जिस तरीके से बनाया है, तो ये एक बड़ा, कहा जा सकता है कि एक बड़ी राजनीतिक सूझबूझ के साथ अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को आगे किया है। और जिस तरीके से सपा को, अब सपा को देखिए ओबीसी वोट मिल रहा है, सपा ने दलितों में सेंधमारी कर ली है, सपा ने ओबीसी के एक बड़े वर्ग उर्मी वोटरों में सेंधमारी कर ली है। अब उसको चाहिए कि ब्राह्मण वोट भी उसको मिले, ज्यादा तादाद में मिले। तो वो जो पहले जो एक समीकरण इनका होता था एम वाई मुस्लिम और यादव, उस पर निर्भर होती थी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव कई बार अभी हाल ही में कह चुके हैं कि मैंने एम वाई को तोड़ दिया। जो ठप्पा लगता था कि यादव और मुसलमानों की ये पार्टी है और उसी की कॉम्बिनेशन से ये जीतती, अखिलेश यादव ने कहा कई बार इंटरव्यूज में कि ये देखिए मैंने अब ये तोड़ दिया है, मुझे ये तोड़ना ही था। अब मैं पीडीए हूँ, एम वाई नहीं हूँ। यानी कि पीडीए में अल्पसंख्यक भी है, अगड़ा भी है, ओबीसी भी है, वो हर वर्ग, यानी कि बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, अब वो समाजवादी पार्टी उसको अपना रही है। तो ये एक जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा, यानी सब आ गए, शामिल हो गए। तो ये सियासत में एक अलग तरीके का प्रयोग है। और इसको अखिलेश यादव ने अगर सफलतापूर्वक अमली जामा पहना दिया तो ये एक बड़ी उनकी सफलता होगी। क्योंकि अभी तक आरोप यही लगता रहा है कि ये मुसलमानों की एक तरीके से पार्टी है। मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को खूब बीजेपी घेरती रही है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने सफलता प्राप्त की है लोकसभा के चुनाव में, उससे ये माना जा रहा है कि
ये पीडीए का जो दांव है, जो स्ट्रेटजी है, ये काम कर गई। क्योंकि पिछड़ा उनकी तरफ आया, दलित उनकी तरफ आया। दलित इसलिए भी आया क्योंकि मायावती कमजोर पड़ती जा रही है। मायावती ने जिस तरीके से चुनाव अभियान की कमान एक तरीके से सक्रिय होकर नहीं संभाली, उसकी वजह से वोट कंसोलिडेट हुआ, कटा इधर से और समाजवादी पार्टी की तरफ गया, कांग्रेस की तरफ गया, और इस गठबंधन ने अच्छी सफलता प्राप्त की। और यही वजह है कि गैर यादव ओबीसी भी, चूंकि उन्होंने इस तरीके से टिकट बांटे, इस बार यादवों को बहुत कम टिकट दिए, मुसलमानों को भी कम दिए, गैर ओबीसी को उन्होंने खूब टिकट दिए। और आप ये सोचिए कि परसेंटेज अगर निकाला जाए तो 67% गैर ओबीसी सपा ने दिए टिकट, और दलित प्रत्याशियों में 47% ने सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो 67% गैर ओबीसी ने सफलता प्राप्त की, 47% मुसलमानों ने, ये दलितों ने 47% सफलता प्राप्त की। ये बड़ा आंकड़ा। और अगर एक और बात देखी जाए कि इस बार उन्होंने जिस तरीके से ओबीसी के अंदर सेंध लगाई है, पहले यादवों को भरपूर टिकट मिलती थी और भरपूर उनको खास तौर पर पार्टी का कहा ही जाता था कि ये अपने परिवार के साथ सारे यादव जाएंगे लड़ेंगे, और इसके अलावा बाहर से भी यादव जो होंगे कैंडिडेट उनको भरपूर टिकट मिल जाती है, और मुसलमानों को भरपूर टिकट मिल जाती। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार गैर यादव ओबीसी को भर के टिकट दिए, और वहां से उनको सफलता भी खूब मिली। और इसी वजह से ये सोशल इंजीनियरिंग उनकी काम कर गई, और इस सोशल इंजीनियरिंग का फायदा अखिलेश को मिला। और यही कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोटर जिस तरीके से नाराज बीजेपी से, तो वो ब्राह्मण वोटर को अपनी मुट्ठी में लाने के लिए इस बार माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। ये नेता प्रतिपक्ष की अहमियत ये होती है कि आप समझिए जैसे केंद्र में संसद में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, अहमियत होती है उसकी बहुत बड़ी। इस बार देखिए राहुल गांधी किस तरीके से बातें रख रहे हैं, किस तरीके से उनकी बातों का को लगातार वैल्यू मिल रही है। उसी तरीके से प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की वैल्यू होती है। वो पूरी पार्टियों के जो प्रतिपक्ष में पार्टियां हैं उनकी अगुवाई करते हैं, बड़ा कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलता है, बड़ी हर एक तमाम कमेटियों में उनकी बात रखने के लिए उनको मौका मिलता है, वो मेंबर होते हैं। तो इस बार जो है, इसीलिए माता प्रसाद पांडे का कद, भले वो सरकार में नहीं है लेकिन विपक्ष में है और विपक्ष के नेता हैं। तो इस वजह से ये एक तरीके से कहा जाए अखिलेश यादव के बाद जो सबसे बड़ा पद था वो दिया उन्होंने विधानसभा के लिए। तो इसलिए ये बड़ा मैसेज है। और जैसे कि इस बार जब 62 सीटों पर चुनाव लड़ी सपा, तो 17 टिकट तो उन्होंने दलितों को दिए। मीडिया में जिस तरीके से दलित की बात आती है तो 17 टिकट दिए उन्होंने, और ये एक बड़ी बात थी। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं फैजाबाद से अवधेश प्रसाद जी को जिता के लाए, इसकी तो खूब चर्चा है। और बीजेपी उस एक हार से, वहां अयोध्या की सीट, फैजाबाद की सीट हारने का उनको इंटरनेशनल खबर बन गई। और ये मतलब बहुत उनके लिए बड़ा एक तरीके से सेटबैक है। तो लेकिन फिर भी, और जो 17 हैं उनमें 8 सीटों पर सपा को सफलता मिली। इनमें रॉबर्ट्सगंज, मछली शहर, फैजाबाद, लालगंज, कौशाम्बी, जालौर, इटावा और मोहनलालगंज की लोकसभा सीट है। यहाँ पर सपा जीती, तो दलितों का सपोर्ट उन्हें खूब मिला। इसके अलावा जो पटेल कुर्मी वोट है उनको वो अपनी तरफ करके लिया है। ये पहले बीच में बीजेपी के साथ चला गया था भरपूर संख्या में, और बीजेपी खूब जीत रही थी, लेकिन इतनी वैल्यू बीजेपी कुर्मी वोटर्स को दे नहीं रही थी, कुर्मी नेताओं को दे नहीं रही थी। तमाम टिकट काटे इस बार, जिनको टिकट मिलने चाहिए थे, जो जीत के आते काटे, और काटे तो उसका नुकसान उठाना पड़ा। सपा ने 10 टिकट दिए कुर्मी बिरादरी को, आप समझिए 10 टिकट बहुत बड़ी बात है, 10 टिकट दिए, और इसमें वो 7 जीत के लाए। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बस्ती, फतेहपुर, बांदा, प्रतापगढ़, खीरी, इन सभी जगहों पर जीते, जो कि
अगर समाजवादी पार्टी से कुर्मी वोटर अगर नहीं आता तो ये टिकट में जीत नहीं पाती। तो 10 में 7 जीते, ये बड़ी संख्या है, सबसे ज्यादा संख्या है। तो सपा ने इसी तरीके से आप देखेंगे यादवों को उन्होंने 5 जो अपने परिवार के ही थे और 4 मुसलमानों को टिकट दिए, यानी बहुत कम कर दिया, टोटल 9, कुर्मियों को 10 और एमवाई समीकरण को 9 टिकट। ये बड़ा चेंज देखने को मिला और इसका फायदा हुआ। फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, कन्नौज, आजमगढ़ में ये अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया और वो सब के सब जीते 100%। मुसलमान प्रत्याशियों ने जो सफलता प्राप्त की उसमें कैराना की सीट देखी जीते, रामपुर की सीट, संभल, गाजीपुर, यहाँ पर इनको सफलता मिली। अब ऐसे ही आप देखेंगे कि छत्री और जाट भी, इनको भी इन्होंने टिकट दिए और वो कई जगहों पे जीते भी। तो ये एक जो सबको शामिल करके इस बार जो राजनीतिक तौर पर जो इन्होंने अपना बनाया, एक तरीके से पीडीए और ये सोशल इंजीनियरिंग की, इसी की अगली कड़ी माना जा रहा है कि अब माता प्रसाद पांडे को जिस तरीके से ब्राह्मणों का चेहरा बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं, इसका फायदा अखिलेश यादव को निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में मिलेगा। क्योंकि ये अभी ये वोट बैंक बहुत इन्फ्लुएंशियल वोट बैंक है। ये संख्या में भी ठीक ठाक है उत्तर प्रदेश में, और इनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो संख्या से ज्यादा है हर क्षेत्र में, चाहे वो आ, आप ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, चाहे वो पॉलिटिकल उसमें देख लीजिए, हर जगह। तो इस वजह से ये जो इनका समीकरण जो बना रहे हैं और जो ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, इससे पीडीएम मजबूत होगा और इसकी वजह से समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में कहा जा सकता है कि चमत्कार भी कर सकती है, बड़ी बात नहीं होगी। तो आप देखिए, दलितों में इन्होंने 17 टिकट दिए थे और 8 जीते, 47% का रिजल्ट रहा। पटेलों को इन्होंने 10 सीट दी थी, 7 जीते, 70% का रिजल्ट रहा। कुशवाहा, शाह, सैनी 6 टिकट दिए, 3 जीते, 50%। यादव 5 टिकट, पांचों जीते, 100% रिजल्ट। मुसलमान 4 टिकट, चारों जीते, 100% रिजल्ट। निषाद, बिंद, इन लोगों को 3 टिकट दिए थे, 2 जीते, 67% आप सोचिए रिजल्ट। जाटों को 3 टिकट दिए, 2 जीते, 67%। ब्राह्मण 4 टिकट दिए थे, 1 जीते, 25%। रिजल्ट अभी कमजोर है, यानी कि ब्राह्मण सपोर्ट अभी समाजवादी पार्टी के पास उतना नहीं है। लेकिन माता प्रसाद पांडे को बनाने के बाद ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और जीतेंगे। छत्री वोट है इनके पास, 2 को टिकट दिया, दोनों जीत गए। भूमिहारों को 1 को टिकट दिया, 1 जीत गया, 100%। राजभर 1 टिकट, 1 जीत गया वो। लोधी को 1 टिकट, 1 जीत गया, 100%। यानी तमाम जो ओबीसी जातियां हैं, जो सवर्ण हैं, उनको अगर ये देख लिया जाए कि सवर्णों में ब्राह्मणों के अलावा जहां जितनी टिकट दी वो जीते, इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव ये बात समझ रहे हैं कि अगर ब्राह्मणों को अपनी तरफ किया जाए तो आने वाले 2027 के चुनाव में वो सरकार बना सकते हैं। क्योंकि पीडीए के तमाम घटक दल, जातियों के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, वो तमाम घटक, वो चाहे पटेल हों, चाहे विंद हों, चाहे राजभर हों, तमाम उनको मिल रहा है सपोर्ट। भूमिहारों का भी सपोर्ट मिला, राजपूतों का भी सपोर्ट मिला, ब्राह्मणों का भी सपोर्ट चाहिए तो मिला, लेकिन उतना नहीं मिला। तो इस बार पूरा फोकस उसी पर लगा हुआ है। इसकी वजह से पार्टी ने जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई है, समाजवादी पार्टी ने, ये बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। क्योंकि मुश्किलें इसलिए पैदा कर सकती है कि बीजेपी के ये वोट बैंक हैं जिसपे समाजवादी पार्टी सेंध लगा रही है। ओबीसी जातियों में, कुर्मियों में सेंध लगा लिया, कुशवाहा में सेंध लगा रहे हैं, इसके अलावा दलितों में सेंध लगा लिया, जिस पर बीजेपी की बड़ी नजर थी कि मायावती कमजोर होंगी, दलित बीजेपी की तरफ आएगा, नहीं गया। इसके अलावा ठाकुर वोट बैंक पे, जो बीजेपी का कोर वोटर
ब्राह्मण जो बीजेपी का कोर वोटर, जिसके दम पे सरकार पे आते हैं, वो अगर खिसक गया, पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा भी खिसक गया, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होंगी ही होंगी। और इसलिए सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये जो दांव चला है, ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। और ये एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक भी है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही, और आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जो लोग नए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर लिखकर बताइए कमेंट, और संसदीय भाषा में ही लिखिए, क्योंकि यहाँ पर सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और सभी लोगों को चाहिए कि एक संसदीय भाषा में ही, संसदीय तरीके से अपनी बात रखें, विवेचना करें। तो आप सभी के कमेंट्स का स्वागत है। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। नमस्कार।